प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में अलग अलग देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक शुरू कर दी गई। इसकी शुरुआत हुई है फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्री ऑनप्रो के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम ऑप्रो भारत और फिनलैंड के संबंधों को नई दिशा देने के और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के राष्ट्र प्रमुख के साथ भी बैठक की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टून के साथ भी एक क्लीन एनर्जी और इसके अलावा फिशनरीज और सस्टेनेबिलिटी और कार्बन कचरे को लेकर अत्याधुनिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी विस्तृत चर्चा की। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़ गए। प्रणय, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इस समय नॉर्वे में है और कई महत्वपूर्ण बैठकें की जा रही है। खासतौर पे कई देश हैं जिनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ, उनके प्रमुखों के साथ ये बैठक की जाएगी और बैठक चल भी रही है। क्या कुछ निकलने वाला है भारत के पर्सपेक्टिव से इन बैठकों के बाद? देखिए, नॉर्डिक क्षेत्र जो है वो यूरोप का एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके पास में भविष्य की तकनीक है, जिसके पास क्रिटिकल मिनरल है। स्वीडन जैसा देश जो अपनी R&D के अंदर अपनी जीडीपी का 3% लगाता है। आपको पता है कि फिनलैंड के साथ में भारत के बड़े पुराने रिश्ते रहे हैं, तकनीक के रिश्ते, जैसे नोकिया जैसा ब्रांड हो, सिस्को जैसा ब्रांड हो, ये सब फिनलैंड से आते हैं। इसके अलावा नॉर्वे जैसे देश, जहां का दुनिया का सबसे बड़ा पेंशन फंड उनके पास में है, $2 ट्रिलियन का पेंशन फंड है, जहां से करीब $28 अरब का निवेश भारत में आ चुका है। भारत की कोशिश है कि इन देशों से ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन देशों से ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री उत्पादों के निर्यात को भारत किस तरीके से बढ़ा सकता है, उसको किस तरीके से विकसित कर सकता है, और एक ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री उत्पादों पर आधारित एक इकोनॉमी को कैसे डेवलप कर सकता है। क्योंकि भारत की 7,500 किलोमीटर की लंबी कोस्ट लाइन है, बड़े सारे इलाके हैं जो कि तटीय इलाके हैं, और वहां की अर्थव्यवस्था को सुधारने में ये ब्लू इकोनॉमी का मॉडल जो कि नॉर्डिक देशों से आ सकता है, उनसे हम सीख सकते हैं, वो महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा भारत की कोशिश है कि रक्षा, क्रिटिकल मिनरल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो न्यू एज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इनमें इन देशों के साथ में न केवल साझेदारी बढ़ाई जा सके। प्रणय, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस नॉर्वे यात्रा से जुड़ी ये रिपोर्ट है जहां पर भारतीयता का माहौल भी था और देश का सम्मान भी था, और दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हुई अहम बातचीत में जिसमें निकल कर क्या आया, जिसमें सुनहरे भविष्य को लेकर क्या कदम उठाए गए, कई ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए जो रोजगार के साथ साथ नई तकनीक के दरवाजे भी खोलेंगे और सुरक्षा को मजबूत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस दौरान नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया। इस पूरी दौरे को लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पीएम मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान, भारत में $100 बिलियन निवेश का ऐलान, समंदर में भी दोनों देश मिलकर करेंगे काम। नॉर्वे दुनिया के खुशहाल और बेहद खूबसूरत देशों में से एक। अपनी 5 देशों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पहुंचे तो भारत के सम्मान में एक अध्याय और जुड़ गया। स्वीडन के बाद अब नॉर्वे ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। नॉर्वे के राजा हेरल्ड पंचम ने पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। इसे मिलाकर अब तक पीएम मोदी को 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इससे पहले पीएम मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचे तो बड़ी तादाद में भारतीय मूल के लोगों ने उनका स्वागत किया। और हम चाहते हैं कि वो ऐसे आते रहें और हमसे मिलते रहें, और वो जो भारत के लिए कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और हमारे देश का नाम बहुत ही ऊपर जा रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो उनको बहुत ही सम्मान देते हैं और बहुत प्यार करते हैं। We feel so lucky that we got honor to meet our Prime Minister. We are so lucky. बहुत है, वैसे में मिला दर्शन हुए उनके पहले, फिर भी बहुत अधिक एक्साइटमेंट है। फिर शुरू हुआ मेल मुलाकातों का सिलसिला। कारोबार से लेकर पर्यावरण और तकनीक से लेकर ताकत तक के पहलुओं पर बात हुई और कई अहम समझौतों पर मुहर भी लगी। पीएम मोदी ने नॉर्वे के पीएम जोनास गेहर स्टोर के साथ बिजनेस और रिसर्च समिट में शिरकत की। पिछले साल ही भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के बीच ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुआ था। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि ये समझौता भारत और नॉर्वे के बीच साझा विकास और समृद्धि का मजबूत आधार बनेगा। इस समझौते के तहत अगले 15 साल में भारत में $100 अरब के निवेश और 10 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।
बातें शुरू हुई तो उन दो महायुद्धों तक जा पहुंची जिसमें एशिया और यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई है। सालों से मिसाइलें गरज रही हैं, बम बरस रहे हैं, लाखों बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं और शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। पीएम मोदी ने साफ किया कि शांति से ही इन समस्याओं का समाधान मुमकिन है। भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास के समर्थन करते हैं। युद्ध की बात छिड़ी तो आतंकवाद तक जा पहुंची। पीएम मोदी ने अपने भाषण में पहलगाम हमले का जिक्र किया और संकट के समय साथ देने के लिए नॉर्वे का शुक्रिया अदा किया। मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा के दौरान कई अहम समझौतों पर मुहर लगी है। भारत और नॉर्वे के बीच कारोबार करीब $2.73 बिलियन तक पहुंच चुका है। वहीं नॉर्वे के सरकारी वेल्थ फंड ने भारतीय बाजारों में $28 बिलियन का निवेश किया है। भारत और पूरे नॉर्डिक क्षेत्र के बीच कुल व्यापार करीब $19 बिलियन आंका गया है। 2 साल पहले हुए भारत EFTA व्यापार समझौते के तहत भारतीय निर्यात को EFTA देशों में 99% से ज्यादा ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला है। जाहिर है, स्पेस से लेकर समंदर तक अब न सिर्फ भारत सैन्य क्षेत्र में मजबूती के साथ उभर रहा है, बल्कि कारोबारी रिश्ते मजबूत कर वो बड़ी आर्थिक ताकत भी बन रहा है। आज तक ब्यूरो। यानी प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आखिरकार भारत के हिसाब से भारत को क्या क्या इस समझौते, इस यात्रा से मिला, ये आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे की यात्रा से क्या मिला। देखिए, ग्रीन रणनीतिक साझेदारी यानी ग्रीन पार्टनरशिप, ग्रीन इंडस्ट्रीज, तकनीकी सहयोग, यानी आने वाले वक्त में जो इंडस्ट्रीज होंगी वो ग्रीन इंडस्ट्रीज होंगी। इसके लिए भारत को कैसे नॉर्वे की मदद मिल सकती है। इंडो पैसिफिक प्लान में नॉर्वे शामिल है। इसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी और फ्री ओपन समुद्री रास्ते, यानी ये आप कह सकते हैं यूरोप के कई देशों के साथ भारत का जो फ्री ट्रेड हुआ है उसमें नॉर्वे बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ब्लू इकोनॉमी और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनके ऊपर काम भारत लगातार कर रहा है। भारत अपने नए पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से आगे बढ़ाता जा रहा है। इसके अलावा बात करें हेल्थ रिसर्च की, डिजिटल डेवलपमेंट की, सुरंगों के विकास और उसके डेवलपमेंट की, यानी उनके निर्माण को लेकर नई नई सुरंगों को पहाड़ी इलाकों में कैसे आप तैयार कर सकते हैं, उसमें नॉर्वे के साथ। इसके अलावा एजुकेशन रिसर्च में भी नॉर्वे का सहयोग मिलेगा। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपकी सुरंगों का निर्माण हो, एजुकेशन रिसर्च हो, इसके अंदर मदद मिलेगी। अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर ये नॉर्डिक समिट है क्या, आखिरकार कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं। अगर आप देखें, इसमें है शामिल नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। 5 देश जो हैं ये नॉर्डिक देश माने जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, इसका पहला सम्मेलन 2018 में स्वीडन में हुआ, 2022 में डेनमार्क पे और 2026 में नॉर्वे के अंदर, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद इसमें शिरकत की है और लगातार 2026 अब 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नॉर्वे यात्रा है। यानी आप मानिए कि जब आप यूरोप की बात करते हैं तो अगर 4 दशक के बाद प्रधानमंत्री अगर भारत के जा रहे हैं तो नॉर्वे कितना ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट होगा किसी देश के लिए, आप समझ सकते हैं। अब इसके अलावा आप देखिए मुख्य मुद्दे क्या होंगे, ग्रीन एनर्जी, डिजिटाइजेशन, रक्षा सहयोग, जलवायु परिवर्तन और इसके अलावा आर्टिक नीति। यानी ये तमाम ऐसे 5-6 मुद्दे हैं जिसको लेकर बातचीत दोनों देशों के बीच में होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा डिजिटाइजेशन, जिसमें भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है, रक्षा सहयोग है और ग्रीन एनर्जी, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो ग्रीन एनर्जी और ग्रीन इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर का ही है। इसको लेकर कैसे काम की जा सकते हैं, ये लगातार भारत अब कोशिश कर रहा है। यानी विजन के साथ साथ अपनी तकनीक को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये है सबसे महत्वपूर्ण बात।